जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, फुल एनर्जी में होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 66 मेंस में जितनी भी डीआई के क्वेश्चंस आए थे, चारों के चारों डीआई क्वेश्चंस, तो किस तरीके से उसमें सही अप्रोच लगाना था। क्योंकि इसमें जो डीआई आई है ना, काफी कैलकुलेटिव थी। और फर्स्ट क्वेश्चन ही इतना अच्छा खासा था, लेंथी था, टाइम टेकिंग था। क्योंकि लिखना तो पड़ेगा प्रॉपर, अगर आप ढंग से लिखते हैं पूरे नंबर्स के लिए तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपको पूरा 1 घंटा ले जाए। राइट, तो किस तरीके से सही अप्रोच लगाना था, कैसे क्या लिखना था, हर एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आएगी। स्वागत है आप सबका एंड टू प्रेप के प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं मजे में होंगे आप लोग। तो एक बार जुड़ जाइए सभी लोग। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा। राइट, चलिए तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 66 बीपीएससी मेंस डीआई स्पेशल क्लास आप सभी के लिए। ओके, तो 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 4 सेट आज आप लोगों के लिए हैं जो कि एग्जाम में आए थे। पूरे पूरे 72 नंबर इससे कैसे प्राप्त करें बात करेंगे। 72 के 72 नंबर कैसे प्राप्त करें ये बात करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आपको सेट करने होते हैं। मैं आपके साथ चारों डिस्कस करने वाला हूं। चारों ही बहुत बेहतरीन है अपने आप में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है, बहुत उम्दा प्रश्न है भाई ये। ठीक है, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक पाई चार्ट आपको दे दिया और आपसे क्वेश्चन में बोला गया नीचे दी गई वृत्त सारणी विभिन्न खाद्य फसलों के लिए आवंटित है। मतलब ये कुछ खाद्य फसल दी गई है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। जैसे कि बात करूं मैं, अगर ये जैसे कि अदर के लिए 99 डिग्री दिया गया है, राइस यानी कि चावल 72 डिग्री है, वीट 72 डिग्री है, गेहूं, बारले 36 डिग्री है, ज्वार 18 डिग्री है, बाजरा में 45 डिग्री है। ये सब दिए गए हैं, है ना। इनको पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है सर, ये तो ठीक है, अच्छी बात है। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ एरिया इन एकड़, एकड़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, अगर बात करूं प्रश्न की, तो पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है। कौन सी 3 फसल समन्वय, मतलब कौन सी 3 फसल कॉम्बिनेशन, 3 फसलों का कॉम्बिनेशन मिलाकर खाद्य फसलों के कुल एरिया के 50% को कवर करता है, आवंटित करता है। तो 50% को आवंटित करने का मतलब क्या हुआ। तो पहले समझिए, जो आपको पाई चार्ट दिया है वो परसेंट में नहीं, वो डिग्री में दिया गया है। डिग्री में दिया गया। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखा है मेरा, मैंने आपको समझाया है कि कोई भी चीज अपने आप में डिग्री में दी गई हो या परसेंटेज में दी गई हो, अपने आप में 100% होती है बेटा, 100% होती है। और अगर डिग्री में दी गई हो तो वो अपने आप में 360 डिग्री होती है। कितना होती है, 360 डिग्री होती है। यानी कि 100% बराबर 360 डिग्री। हमें चाहिए कितना परसेंट, 50%। तो 50% बराबर 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। तो यानी हमें 50% कवर करना है, तो हमें 180 डिग्री कवर करना पड़ेगा। देखिए लैंग्वेज मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे क्या लिख सकते हो। हम लोग यहाँ डायरेक्टली सॉल्यूशन पर बात करेंगे, क्योंकि अगर लैंग्वेज बताऊंगा तो एक क्वेश्चन एक सेट में ही आपका पूरा बहुत टाइम चला जाएगा। राइट, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा चारों क्वेश्चन के लिए, 2 से ढाई घंटे का। तो उसको कम समय में करते हुए कैसे क्या लिखना है वो आपको बताता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले आप लिख सकते हैं, आपने लिखा 100% कुल एरिया, 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां आपको चाहिए 50% बराबर, हमने निकाल दिया 180 डिग्री। अब आपको कौन कौन सी 3 फसल है, कोई सी 3 फसल का कॉम्बिनेशन लेना है जिसका योगफल 180 डिग्री हो रहा हो। अच्छा, इसमें सबसे पहले अदर वाले को काट दीजिए, अदर वाले को नहीं लेना, क्योंकि अदर में पता नहीं कितनी फसल होंगी, हमें 3 फसल चाहिए। इसमें हो सकता है 3 से ज्यादा भी फसल हो। ठीक है, तो हम अदर वाले को नहीं लेंगे। ठीक है सर। अब 3 फसल में वैसे तो एक बात आपको दिख रही होगी यहां पर, मैं यहां से सीधे सीधे ले जाऊं, 360 का आधा देखो, 72, 72 और 36 जोड़ोगे 180 आ जाएगा। यानी कि राइस, वीट और बार्ली, जौ। तो आप कहोगे सर राइस, वीट एंड जौ, बार्ली, इन सब का जोड़ कितना हो रहा है। राइस का 72 डिग्री, वीट का 72 डिग्री, गेहूं का, और बार्ली का भी आपका 36 डिग्री। तो टोटल हो रहा है 180 डिग्री। तो एक तो आपका कॉम्बिनेशन आ गया राइस का, वीट का, बार्ली का, है ना। चावल का, गेहूं का और आपका बार्ली यानी जौ का, तीनों का कॉम्बिनेशन 180 डिग्री का आ गया। 180 डिग्री तो बोले तो 50%, ये पूछा था। लेकिन क्या और भी सेट हो सकते हैं ऐसे, वो भी देखना पड़ेगा बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। हो सकता है अगर और हुए तो गलत हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा सवाल आपका। तो देखो ध्यान से, इसे हमें लेना नहीं है। अब अगर हम राइस और व्हीट को नहीं लेंगे तो बाकी तीनों को, इसको ले नहीं सकते। इन तीनों में से इनको मिलाकर 180 नहीं बनेगा। तो हमें यानी कि ये दोनों तो लेने पड़ेंगे। राइस और व्हीट तो सब में साथ में चलेगा, राइस और व्हीट यानी कि गेहूं,
ये तो चलेगा। इसके साथ हम लोग और क्या क्या लेके देख सकते हैं, तो ज्वार ले सकते हैं, है ना। ज्वार क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, राइस व्हीट का तो फिक्स रहेगा क्योंकि इसके बिना कॉम्बिनेशन 180 का बनेगा नहीं। इसके साथ बाजरा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बाजरा, ठीक है। और राइस व्हीट और इसका मैच ले सकते हैं। अब तीनों को जोड़ के देख लो रख के भाई, तो राइस व्हीट तो 72 72 है बेटा, ये तो फिक्स है। 72 72 है ना, 72 प्लस 72, 72 प्लस 72। देखो लिखना जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना आप पूरे नंबर लाने के चांसेस है, सही लिखना पड़ेगा। तो ये लिखोगे तो आपको नंबर मिल सकते हैं। क्यों जरूरी है इसको लिखना, क्योंकि बेटा हो सकता है इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन और बन जाए या दो कॉम्बिनेशन और बन जाए, है ना, तो पता चल जाएगा। नहीं भी बनेगा तो ये लिखना पड़ेगा भाई, जिससे मालूम पड़े कि नहीं बना है, समझ रहे हो। चलिए, तो अब सबसे पहले ज्वार का, बाजरा का और इसका देखते हैं। ज्वार कितना है, 18, बाजरा भी 18 है और मैच 45 है, तो 18 18 और 45। तो मुझे बताओ, क्या इन तीनों को जोड़कर 72 72 से 36 चाहिए था, तब 180 हो रहा था। 18 जोड़कर ये नहीं होगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 162 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, है ना। और ये 180 में 9 ज्यादा है तो 189 हो जाएगा। तो केवल एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें आपका 180 बन रहा है, 180 बन रहा है, वो कौन सा है आपका, ये। तो आंसर आ जाएगा राइस व्हीट यानी गेहूं और जौ। तो चावल, गेहूं और जौ का जो कॉम्बिनेशन है वो 50% एरिया कवर कर रहा है। पहले का आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया बेटा। ये आंसर में क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो अतः चावल, गेहूं और जौ तीनों के कॉम्बिनेशन मिलाकर पूरे क्षेत्रफल का 50% बेटा आवंटित करता है, कवर करता है। समझ में आ गया पहला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ है तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र मिलियन एकड़ था। तो भाई लिखो, लाइन लिखोगे, यदि ज्वार के लिए कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन है, तो एक्चुअल में ज्वार के लिए क्या है, 18 डिग्री। तो आप कहेंगे 18 डिग्री, 18 डिग्री बराबर दे रहा है 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन एकड़, राइट, प्रति एकड़ में, एकड़, एकड़, राइट। पूछा गया है चावल का, चावल का कितना है, 72 डिग्री, 72 डिग्री। तो इसमें 72 लाने के लिए किसका गुणा किया, 4 का। तो इसमें भी 4 का गुणा करोगे तो 1.5 चौके 6 हो जाएगा। तो यानी कि चावल के लिए कितना आ गया, 6 मिलियन एकड़, 6 मिलियन एकड़ आपका आंसर आ जाएगा। किसके लिए, राइस के लिए। लैंग्वेज आप लिख सकते हो पूरी, तब आंसर आपका पूरा माना जाएगा। कि क्या लिखोगे, ज्वार के लिए कुल केंद्रीय कोण, हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ज्वार के लिए केंद्रीय कोण बराबर 18 डिग्री, है ना। और ज्वार के लिए कुल क्षेत्र दिया गया है 1.5 मिलियन एकड़, तो 18, फिर उसके बाद लिखोगे 18 डिग्री बराबर 1.5 मिलियन एकड़, है ना। तो चावल के लिए केंद्रीय कोण 72 डिग्री, तो आप लिख लोगे 18 डिग्री बराबर 1.5 मिलियन, तो 72 डिग्री बराबर 1.5 का 4 गुना 6 मिलियन एकड़, राइट। अगला प्रश्न, लैंग्वेज आप जो बता रहा हूं लिखते जाइएगा, लिख लेना, एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको एक आइडिया लग जाएगा, राइट। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, क्या बोला गया है, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना हो तो गेहूं और जौ के प्रति एकड़ उत्पाद का अनुपात क्या होगा। देखो, प्रति एकड़ उत्पाद मतलब एक उत्पादकता, इसका मतलब समझिए, ये तो दे रहा है कुल उत्पादन, कि गेहूं का उत्पादन जो है कुल जौ के उत्पादन का 6 गुना है। मतलब कहने का ये है कि गेहूं जो है ना, गेहूं और जौ इसका 6 गुना है। ये जौ के उत्पादन, अगर जौ बेटा एक उत्पाद हो रहा है तो उसका 6 गुना यानी कि 6 उत्पाद हो रहा होगा। अगर गेहूं बेटा रेशियो में 1 पी उत्पाद हो रहा है तो ये 6 पी उत्पाद हो रहा होगा, कुल मिलाकर दे रहा है। तो आपको निकालना है प्रति एकड़ उत्पाद का अनुपात, ये तो कुल दे रहा है, टोटल दे रहा है, आपको निकालना है प्रति एकड़ में, है ना, उत्पादकता निकालनी है। ठीक है सर, प्रति एकड़। तो मुझे बताओ, पहले इन दोनों के केंद्रीय कोण को चेंज करो, केंद्रीय कोण को चेंज करो। तो सबसे पहले मैं गेहूं की बात करता हूं, अगर गेहूं की, वीट की, गेहूं की, तो भैया गेहूं का जो टोटल देखो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री बराबर होता है 100%। कितना होता है बेटा, 100%, राइट। 360 डिग्री बराबर होता है 100%। तो आप कहेंगे सर 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 100/360 हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर 100/360, है ना। गेहूं का दे रहा है 72 डिग्री, 72 डिग्री दे रहा है ये को गेहूं का,
और जौ का कितना दे रहा है बेटा, जौ का दे रहा है आपका बार्ली 36 डिग्री, ध्यान रखना ये है ना, अभी काम आएगा। तो गेहूं का दे रहा है बबुआ आपका 72 डिग्री। तो अब 72 डिग्री का माना जाएगा, 72 का गुणा कर दोगे आप 100/360 गुणा 72, कितना आ जाएगा बेटा। अच्छा एक काम करो, 100% लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप परसेंटेज की जरूरत नहीं है, तो 100 मत मानो, लंबा हो जाएगा। आप एक काम करो, एक काम करो 100 की जगह, एक काम करो 100 मान सकते हो, दिक्कत नहीं है, 100% होता है टोटल, है ना, 100 बार बार लिखने में टाइम खराब होगा। तो आप एक काम करो, मुझे बताओ कुल एरिया मान लो, टोटल एरिया मान लो, टोटल एरिया 100 की जगह आप x लिख लो, लिखने में आसानी होगी। वैसे कहते हैं x से सवाल लंबा हो जाता है ना, लेकिन बार बार 100 लिखोगे परसेंट, कंफ्यूजन भी हो सकता है कि 100% कहां से आ गया क्या आ गया। तो टोटल एरिया लिख लो, कितना x, कट जाएगा बाद में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। तो कुल एरिया लिख लिया x, तो कुल एरिया हमारे हिसाब से 360 डिग्री था, 360 डिग्री है ना, जबकि इसमें कहा गया x था। तो 360 बराबर x, 1 डिग्री बराबर x/360, तो 72 डिग्री बराबर इतना आ जाएगा। तो 72 से 5 बार, तो बेटा गेहूं का जो हिस्सा आ जाएगा x/5 आ जाएगा, गेहूं का हिस्सा जो आ गया x/5 आ गया, कितना आ गया, x/5 आ गया। इसी तरीके से मुझे एक चीज और बता दो, मुझे एक और बात बता दो, यहीं पर निकाल देता हूं, देखो दिख रहा है ना आप लोगों को ये। तो मुझे बताओ गेहूं का जो एरिया बटा हुआ है, मतलब पूरे पाई चार्ट में गेहूं का जो एरिया है, टोटल एरिया, वो x/5 आ गया, 72 डिग्री बराबर ही तो ये आया है, x/5 आ गया, पांचवा हिस्सा है। अरे 360 का 72 डिग्री है ये, तो टोटल पांचवा हिस्सा ही तो है, ये आ गया बेटा पांचवा हिस्सा, है ना, पांचवा हिस्सा आ गया कुल एरिया का। जबकि कह कितना रहा है, कुल है कितना, कुल उत्पादन है इसका 6 पी, तो प्रति एकड़ उत्पादन कितना आएगा, प्रति एकड़ उत्पादन आएगा, देखो ये पूरा जो है ना 6 पी है, जबकि बटा हुआ है इतने में, तो प्रति एकड़ उत्पादन कितना आएगा, प्रति एकड़ उत्पादन कितना आएगा, इसी का तो पूछा है। तो प्रति एकड़ उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादन कितना आएगा भाई, कितना आएगा बेटा। तो आप कहेंगे पूरे 6 पी में, गेहूं का कितना है 6 पी, 6 पी में अगर x/5 से भाग दे दूं, तो x ये चला जाएगा ऊपर, तो 30p/x आ जाएगा, 30p/1। तो ये प्रति एकड़ उत्पादन आ गया गेहूं का। अभी हमने गेहूं का निकाल दिया बेटा, ठीक है सर। अब गेहूं के बाद किसका नंबर है बेटा, आप कहेंगे सर जौ का, जौ का ही नंबर है ना, जौ। तो जौ की बात करूं, इतनी बात तो क्लियर है आपको कि 1 डिग्री बराबर होता है 360, x/360, और जौ के लिए कितना देखा था 36 डिग्री, तो 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री बराबर हो जाएगा 36x/360, 1 डिग्री बराबर x/360, तो 72 का डिग्री निकाला था तो 72 का गुणा किया, 36 का निकालेंगे तो 36 का गुणा कर दिया, इससे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा बेटा 10, x/10। तो ये पूरे का हिस्सा आ गया कि पूरे में इतना एरिया ये कवर कर रहा है, जबकि पूरा का उत्पादन कितना है 1p का है। तो प्रति एकड़ निकालना है अगर जौ का, मुझे जौ की बात हो रही है, प्रति एकड़, ये जौ की बात हो रही है बेटा, अगर प्रति एकड़ निकालना है बाबू, प्रति एकड़ जौ के लिए, तो पूरा कितना है p में बटा हुआ है, कितना x/10, तो 10 ऊपर जाएगा, तो ये 10p/x हो जाएगा, हाँ या ना, 10p/x हो जाएगा। दोनों का रेशियो पूछा गया है, निकाल दो, गेहूं और जौ, बार्ली। तो गेहूं कितना आया बेटा 30p/x, 30p/x, और बार्ली यानी कितना आया है आपका जौ 10p/x, x से x खत्म, p से p खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा, यही इस सवाल का आंसर था, 3:1 आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, यही इस सवाल का आंसर था बेटा। समझ में आया। तो प्रति एकड़ में गेहूं और जौ का अनुपात कितना आया 3:1 आया। ये मैंने बिल्कुल लैंग्वेज को लिखा ही नहीं है, तब इतना लिखना पड़ेगा अगर नंबर पूरा चाहिए। लैंग्वेज को मैंने नहीं लिखा, लैंग्वेज आपको बोलता गया हूं कैसे लिखनी है, राइट, लैंग्वेज आपको मैं बोलता गया हूं कैसे लिखनी है, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न समझिए कि यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन, यहां पर उल्टा दे दिया है, ध्यान समझना, यहां पर प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात पूछा गया था, कुल उत्पादन दे दिया गया था, और यहां पर प्रति एकड़ उत्पादन दे दिया गया है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो पूछा है कुल उत्पादन, है ना, उसका परसेंटेज में पूछ लिया है, मतलब उल्टा सवाल करना है। अभी तक हमने यहां भाग दिया था, उल्टा करना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, बस इतना समझ लीजिए। तो चलो आइए करते हैं कि यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन, जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है,
तो चावल का और जौ की बात हो रही है, चावल की और जौ की बात हो रही है, किसकी? जौ की, बार्ली की। ठीक है, तो मुझे बताओ 50% का मतलब यहां लिख लेना सवाल में, 50% बराबर होता है 1/2। तो चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक है। अगर जौ का प्रति एकड़ उत्पादन 2 है तो चावल का 1 अधिक होगा, 2 का 50% 1 हो गया, 1 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। इसको कुछ मान लो, 3p मान लो, इसको 2p मान लो। ठीक है, क्योंकि रेशियो में है ना, 3p और 2p मान लिया। अच्छा, अब बोला क्या गया है? तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना परसेंट? तो वही चीज है, एरिया आप मानोगे कितना? एरिया मानोगे बेटा x। तो आपको सबको पता है 360 डिग्री बराबर x है, तो 1 डिग्री बराबर 360 x बटे 360। चावल भी 72 डिग्री का ही है बेटा, आप पाई चार्ट में जाके देखोगे चावल भी कितना है, आप कहेंगे चावल भी 72 डिग्री है, और जौ कितना है बार्ली? 36 डिग्री है। तो चीजें सेम है, चीजें सेम है। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 1/5। कितना आ गया? x/5 आ गया बेटा, ये x/5। चावल का हिस्सा कितना था? 3p। कितना था बेटा? 3p। तो बात करी जाए, चावल का हिस्सा था 3p, तो पूछा क्या गया है? कुल उत्पादन। तो कुल उत्पादन की बात करी जाएगी, चावल की, चावल का कुल उत्पादन, कुल उत्पादन, उत्पादन है ना। तो प्रति एकड़ कितना कर रहा था? 3p। प्रति एकड़ में अगर 3p करेगा तो एरिया कितना कवर कर रहा है? x/5। तो x/5 इतना करेगा बेटा, इतना करेगा। ये चावल का आ गया। अब बात करते हैं दूसरे फॉन्ट से हम लोग, किसकी? जौ की, जौ। तो जौ कितना है बेटा? जौ की बात करेंगे तो ये तो आपको पता ही है कि 1 डिग्री बराबर x/360। 1 डिग्री बराबर अगर x/360 की, तो पता है जौ कितना कवर कर रहा है? 36 डिग्री कवर कर रहा है। तो भैया कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर जौ आ जाएगा हमारा कितना कवर कर रहा है? 1 x/10 है ना, x/10। और प्रति एकड़ में कितना है? 2p। 2p तो टोटल कितना हो जाएगा? कुल उत्पादन है ना, जौ का कुल उत्पादन, कुल उत्पादन कितना आ जाएगा बेटा? उत्पादन तो आप कहेंगे कितना है? 2p। 2p तो ये है, ये प्रति एकड़ में, और एरिया कितना कवर कर रहा है? x/10, x/10। तो 2 से 5 बार कट जाएगा, तो आप कहेंगे px/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? px/5। पूछा क्या गया है? पूछा क्या गया है बेटा? हाँ जी, पूछा क्या गया है आपसे कि चावल के कुल उत्पादन का कितने परसेंट है? जौ का जो उत्पादन है चावल के कुल उत्पादन का कितने परसेंट है, ये पूछा गया है। तो भैया जौ का उत्पादन है कितना? परसेंट में निकालना है। किसका पूछा है? जौ का, 3px/5। किससे पूछा है? चावल के उत्पादन से, 3px/5 से, 3px/5 से। परसेंट है इसलिए 100 का गुणा कर दो, है ना। px से px कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5, तो 1/3, 1/3 गुणा 100, यानी कि आ जाएगा 33.33%। कितना हिस्सा कवर कर लिया? 33.33% हिस्सा कवर कर लिया। बोलो हाँ या ना। समझ आया कि नहीं आया? बहुत प्यारा सवाल था बेटा, बहुत प्यारा सवाल था। बताइए समझ आया? चलिए बढ़िया, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, समझो बेटा। राइस और देखो प्रति एकड़ दे रहा था, 50% ज्यादा था। तो बार्ली यानी कि जौ का जो रेशियो मैंने मान लिया, अगर 2p है तो 50% ज्यादा 3p होगा। एरिया मान लो x, अब आप x लिखोगे भी नहीं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, कट जाता है बाद में। लेकिन लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि तुमको समझ में आती रही चीजें, स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आए। समझना बहुत जरूरी है, और लिखने में वहां कंजूसी भी नहीं करनी आपको। लैंग्वेज बोलता जा रहा हूं, आपको वैसे ही लिखना है, पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है, चलिए एरिया कितना है? x, पूरा एरिया x है, हमारे हिसाब से 360 है सवाल के हिसाब से। तो 1 डिग्री का मान x/360। चावल ने कवर कितना किया? 72 डिग्री। तो टोटल चेक किया तो x का 5वां हिस्सा, पूरे एरिया का 5वां हिस्सा कवर किया है इसने। लिखने को ना हो तो एक लाइन का सवाल है ये, है कि 72 डिग्री चावल है, पूरा होता है 360 डिग्री, तो ये 5वां हिस्सा है बेटा चावल का। ये तो यहां तक 1 सेकंड में निकल आएगा, 5वां हिस्सा है ना। और पूरा कितना है टोटल प्रति एकड़? 3, 2 से 3 ज्यादा है तो 3/5 आ जाएगा ये। ऐसे ही ये
ये कितना है 1/5 और पूरा हिस्सा कितना है 2/5 आ जाएगा, है ना, इससे ये कट जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहां से क्या निकाल सकते हो, यहां से परसेंटेज निकाल सकते हो एक लाइन में, लेकिन लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत नहीं पूरा पूरा, है ना। इसी तरह मैंने इधर कर रहा है इसका, तो इतने एरिया में प्रति एकड़ इतना हो रहा है, तो गुणा करा कितना आ गया, इतना आ गया। ऐसे ही इसका जौ का निकाल दिया मैंने। बढ़िया सवाल था। चलिए नेक्स्ट 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 क्या बोला गया, यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल को 5% बढ़ा दिया जाए, बहुत प्यारा सवाल है, 5% बढ़ा दिया जाए तथा गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की वृद्धि कर दी जाए, तो नई वृत्त सारणी में गेहूं के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बेटा एक बात बता, पहले गेहूं के लिए है कितना हिस्सा, कितना है गेहूं का टोटल है 360 डिग्री, वही चीज आ गई, टोटल है 360 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। परसेंटेज की बात आ रही है, 360 डिग्री मतलब 100%, परसेंटेज की बात आ रही है। तो 1 डिग्री बराबर कितना, 100/360, 100/360। गेहूं के लिए पूछा गया है, तो गेहूं के लिए कितना डिग्री है, आप कहेंगे सर 72 डिग्री है, पाई चार्ट में जाके देखो 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री है, तो गेहूं के लिए 72 है, गेहूं गेहूं के लिए है सर 72 डिग्री, 72 डिग्री। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 72 से 5 बार, 5 से 20, तो 20% आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। गेहूं के लिए कुल हिस्सा कितना है 20%, 20, अरे टोटल 360 डिग्री में से अगर 72 डिग्री गेहूं को दिया गया है, यानी 1/5वां हिस्सा दिया गया है, परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो 100 का गुणा करोगे, कहोगे सर 20% दिया गया है, तो गेहूं को कितना हिस्सा दिया गया है 20%, ठीक है। अब अगर गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल जो है 20 है, परसेंट लिख लो 20% है, अगर इसको 12% बढ़ा दिया जाए, मैंने मान लिया 20 है, अगर एक्स वगैरह कुछ भी मान सकते हो, तो 20 में अगर 12% की वृद्धि कर दी जाए, 20 में अगर 12% की वृद्धि कर दी जाए, तो बढ़ोतरी करने के बाद कितना एरिया हो जाएगा बेटा गेहूं का, 12% की वृद्धि का मतलब 112% निकाल दो बेटा इसका। किसी भी चीज में जितनी वृद्धि करते हो 100 में उतनी जोड़ के निकाल दिया करो। तो 20 से 5 बार, 5 से काटोगे कितनी बार, 5 दूना 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 5 10, 5 चौके 20, तो 22.4% हो जाएगा बेटा इसका। गेहूं का एरिया अब कितना हो गया 22.4। पूछा क्या गया है बेटा आपसे। अच्छा एक बात और बोली गई है, यदि फसलों के आवंटित कुल क्षेत्रफल को 5% बढ़ा दिया जाए, तो भैया वैसे कुल आवंटित क्षेत्र होता है 100% अपने आप में, 100% होता है कि नहीं होता बताओ, 100% ही तो होता है, और ये 100% 360 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन कहा गया है कि अब क्षेत्रफल को 5% बढ़ा दिया जाए, तो अगर इसको 5% बढ़ाओगे तो ये 105% हो जाएगा। लेकिन डिग्री तो इतना ही रहेगा ना, सर्कल तो उससे लंबा चौड़ा नहीं हो सकता, 360 डिग्री का ही रहेगा। तो इसका मतलब अब 105% बराबर हो गया 360, 105% बराबर हो गया 360 डिग्री। तो 1% बराबर आएगा, 1% बराबर 360/105। पूछा गया है गेहूं के लिए कोण, तो आप कहेंगे सर एक, अच्छा डिग्री में निकालना है ना, कोण निकालना है ना, तो 1 डिग्री बराबर कितना आएगा, क्या निकालना है यहाँ पे, सारणी में गेहूं के लिए कितने अंश का कोण बनेगा, गेहूं के लिए कितने अंश का कोण बनेगा, कोण निकालना है कि डिग्री निकाल परसेंटेज निकालना है, एक बार देखना, कोण निकालना है कि परसेंटेज निकालना है, फटाफट से देखो। हाँ कोण निकालना है, ठीक है, देखो कोण निकालना है ना, ठीक है। तो 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया आपका 360/105, ठीक है सर। और है कितना गेहूं परसेंटेज में, गेहूं कितना है 22.4% है बेटा, 22.4%, 22.4%। तो यहां से ये सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो कैलकुलेटर दो भाई मुझे, 360 गुणा बटे 105 गुणा 22.4 कितना आ जाएगा बेटा 76.8, 76.8 कितना आ जाएगा भाई 76.8 डिग्री आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 76.8 डिग्री आ जाएगा इस सवाल का आंसर। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो 76.8 डिग्री। तो ये पहला सेट क्लियर हो गया। मुझे बताओ पहला सेट क्लियर आया समझ में, पहला सेट काफी अच्छा था, बढ़िया प्रश्न था बेटा, इसमें दो, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा प्रश्न, ये सभी बढ़िया थे। पहला सेट क्लियर हो गया आप लोगों को, बताइए मुझे बढ़िया तरीके से।
चलिए अगला सेट देखते हैं बेटा। अगला सेट क्या बोला गया है अगले सेट में कि निम्न रैखिक ग्राफ को, एक रैखिक ग्राफ दिया गया है कंपनी और एक्स वाई का 1996 2000 तक 2001 तक अर्जित किए गए परसेंट लाभ को दिखाता है। ठीक है सर, एक लाइन ग्राफ दिया गया है, एक लाइन ग्राफ दिया गया है बेटा। तो जब भी ऐसा फॉर्मूला दे देना सवाल आसान बन जाता है, तो एग्जाम में ऐसे फॉर्मूला वाला कर देना, क्योंकि कोई भी वैल्यू उठाओ इसमें रख दो, सवाल होता जाता है, अपनी तरफ से दिमाग ज्यादा नहीं मारना पड़ता है ना, बस कैलकुलेशन करनी है। तो ये लाइन ग्राफ दिया है, कुछ ईयर्स दी गई है यहाँ पर 1996 7 98 ऐसे 2000 तक। ब्लू लाइन जो है एक्स कंपनी की है यहाँ पर देखो, ठीक है, एग्जाम में ब्लू और ब्लैक नहीं होता तो वहां सर्कल बना देते हैं, यहाँ स्क्वायर बना देते हैं ना। तो ब्लू लाइन तो कंपनी एक्स की है, ऑरेंज लाइन कंपनी वाई की है। यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे टाइपिंग में हो गया था, मैंने यहाँ पर सारडी बना के क्लियर लिख दिया है, ठीक है, कोई टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया था। तो एक्स कंपनी के लिए प्रॉफिट कितना है, वाई कंपनी के लिए प्रॉफिट कितना है। ईयर्स ये दी गई 96 97 98 99 2000 और 2001, राइट। तो आपको और आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना है तभी सवाल हो पाएगा। ठीक है, चलिए तभी सवाल हो पाएगा। क्या है, प्रॉफिट और या लॉस परसेंट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इंटू 100, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने करिएगा सभी लोग। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर करो भाई। देखो, यदि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय 220 करोड़ था तो 1997 में उसकी इनकम कितनी थी। तो सिंपल फंडा है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला है परसेंट प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपन एक्सपेंडिचर इंटू 100। यही तो दिया गया है, यही तो दिया गया है, बोलो हाँ या ना। आप लैंग्वेज को लिख सकते हो, है ना। ये लैंग्वेज कैसे लिखोगे कि वर्ष 1997 में वाई कंपनी का व्यय बराबर 220 करोड़, है ना। फिर फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले में देखो 1997 में वाई कंपनी का प्रॉफिट कितना है, तो 1997 में वाई कंपनी का प्रॉफिट है 35% का, 35%, 35% का। ठीक है, बराबर इनकम क्या है, इनकम नहीं पता, पूछी गई है सर, इनकम तो पूछी गई है। एक्सपेंडिचर है 220 करोड़, 220 करोड़ इंटू क्या है 100। सॉल्व करना है बेटा, कर लीजिए। कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे बेटा। जीरो से जीरो खत्म, या ऐसा करो मत करो, ऐसे इजीली करो। देखो 100 तो यहां पर गुणा में नीचे आ जाएगा, 35/100 आ जाएगा, बराबर 220 का भाग दो। अगर इनकम में दूंगा तो इनकम बटे 220 माइनस 220 का भाग 220 में अलग अलग दे दिया, कितना आएगा, 1 आएगा बेटा। अब 1 ये है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, तो 7/20, 7/20, 1 आके हो गया प्लस, बराबर I/220। इनकम ही तो निकालनी थी मुझे, है ना। तो 20 से कम 20 और 7 27 हो जाएगा, 27/20 इंटू 220 हो जाएगा इधर गुणा में, और आपका इनकम निकालना है, यही निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लो बेटा, 0 से 0 कट गया, 211 2 से 11 बार, 27 का गुणा करोगे तो इनकम कितनी आ जाएगी बाबू, इनकम आ जाएगी तुम्हारी 297, और 297 क्या, 297 करोड़ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, करोड़, 297 करोड़ आ जाएगी बेटा, 297 करोड़। बोलो हाँ या ना। तो 19, अब आप लिख सकते हो, अतः 1997 में वाई कंपनी की आय बराबर 297 करोड़। ये फॉर्मूले में रखना है ना, फॉर्मूले में रखना है। इस फॉर्मूले को ऐसे ब्रेक करना सीख लो कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर, ये 100 है, 100 तो नीचे चला जाता है, तो यहां लिख दिया करो 100 तो नीचे चला जाता है, प्रॉफिट बटे 100 बराबर इनकम का भाग आई में दोगे, इनकम में भाग दोगे एक्सपेंडिचर से, माइनस इनकम में एक्सपेंडिचर में भाग दोगे एक्सपेंडिचर से, है ना। तो आप बताओ प्रॉफिट अपॉन 100, इससे कट गया एक बार, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बटे इनकम बटे एक्सपेंडिचर, है ना। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। पहले ही कर लिया करो इस काम को जो मैंने बाद में किया, ठीक है, लेकिन लिखना जरूर, है ना, लिखना जरूर। चलिए देखो नेक्स्ट, बिना लिखे मत करना, हीरो मत बनना ज्यादा, है ना, नहीं तो
कट जाएंगे नंबर। यदि वर्ष 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, अगर 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, ठीक है, इनकम क्या थी, बराबर, तो एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय का अनुपात क्या था? ठीक है, तो दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, 1997 की बात हो रही है, तो इन 1997 सॉल्व करेंगे, आय बराबर है, ठीक है, एक्सपेंडिचर बराबर नहीं, एक्सपेंडिचर का अनुपात पूछा गया है, तो वही फॉर्मूला लगाओ कि प्रॉफिट बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100, यही लगाओगे, या लिख सकते हो प्रॉफिट अपॉन 100 इनकम बटे आई, इनकम बटे ई में ई का भाग दोगे, एक आएगा माइनस का एक इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये लिख सकते हो, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है जी, चलिए समझ में आया। तो बोला क्या है, 1997 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी, 1997 में प्रॉफिट कितना है बेटा, 1997 में प्रॉफिट कितना है, एक्स की बात करूं तो 45 है और वाई की बात करूं तो 35 है, तो एक्स की बात करता हूं पहले, 45% का है, तो 45/100 प्लस का 1, इनकम बराबर है बेटा, है ना, लेकिन एक्सपेंडिचर बराबर नहीं है, तो E1 लिख लो, इसको क्या लिख दो, E1 लिख दो, एक्सपेंडिचर अलग अलग है, 5 से 9 बार, 5 से 20 बार, सॉल्व करोगे 20 से कम 20 और 9 29/20 हो जाएगा, है ना, तो आप कहेंगे सर इनकम आ जाएगी 29/20 और इस E1 का गुणा हो जाएगा क्रॉस करके E1, यही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए। व्यय का अनुपात पूछा, या ऐसे कर लो, है ना, ये लिख दो, पहले पूरा लिख लो, समझ लो, 29/20 बराबर इनकम बटे एक्सपेंडिचर 1। मुझे जरूरत किसकी है, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, इनकम से कोई काम है क्या, नहीं, तो इनकम को उधर भेज दो, है ना, एक्सपेंडिचर 1 को निकाल दो, तो एक्सपेंडिचर 1 कितना आ जाएगा, एक्स कंपनी का कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20i/29, तो ये आ गया एक्स कंपनी का एक्सपेंडिचर। अब निकाल लो भाई वाई कंपनी का एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट रिजल्ट में रख रहा हूं, आप पूरा लिख सकते हो दोबारा से, तो वाई कंपनी का प्रॉफिट कितना था बेटा, 35%, तो पी की जगह क्या रखूंगा, 35 रखूंगा, 35 बट्टा कितना 100 बराबर प्लस का 1 बराबर क्या, इनकम बटे एक्सपेंडिचर, तो इनकम तो दोनों की बराबर है, एक्सपेंडिचर दूसरा है, तो 2 लिख दिया इसको। ये फॉर्मूला दिया है ना सवाल में, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये दिया गया है, इसको मैंने थोड़ा इजी बना के लिख दिया जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। 5 से 7 बार, 5 से 20 बार, तो 20 से कम 20, 27/20, 27/20 बराबर क्या आएगा, इनकम बटे एक्सपेंडिचर 2, तो एक्सपेंडिचर 2 निकालोगे दूसरा वाई कंपनी का, तो आप क्या करोगे, 20i/27। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा क्या गया, 1997 में एक्स कंपनी का वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय कितना था, आपसे पूछा गया है, वाई कंपनी के सापेक्ष व्यय कितना था, तो जिसके व्यय पूछता है उसको नीचे रखते हैं या बगल में रखते हैं, तो पहले एक्स कंपनी का पूछो फिर वाई का, तो खर्चा कितना है 20i/29 और वाई का कितना है बेटा, वाई का खर्चा कितना है 20i/27, 20 से 20 खत्म, आई से आई खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 27/29 आ जाएगा, 27/29 आ जाएगा, यही पूछा है, 27/29 आ जाएगा, यही पूछा गया है। तो आसान होती है चीजें करना। येलो कलर से लिखा है वो मैंने निकाला है एक्स कंपनी का, और इधर निकाला है वाई कंपनी का, ठीक है, समझ में आया। तो जो प्रॉफिट था मैंने इस फॉर्मूले में रखा, इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व किया, इनकम दोनों तरफ बराबर थी, एक्सपेंडिचर को निकाल दिया, यहां पर भी इनकम बराबर है तो इनकम वही रहेगी, एक्सपेंडिचर 2 निकाल दिया, दोनों ये एक्सपेंडिचर और ये दोनों का रेशियो निकालना था, निकाल दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों कंपनियां एक्स तथा वाई का वर्ष 2000 में आय का अनुपात क्रमशः 3:4 है, इस बार इनकम का रेशियो दे दिया, बेटा, ठीक है सर। तो
उसी साल व्यय का अनुपात क्या होगा, वही सवाल है, सेम सेम सवाल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो कंपनी एक्स की बात करता हूं मैं, कंपनी एक्स की बात करता हूं। कंपनी एक्स 2000 में आय का अनुपात इतना इतना है, तो 2000 में बेटा एक्स के प्रॉफिट कितना था, सन 2000 में एक्स का प्रॉफिट था 65 और वाई का कितना था 50। याद रखना एक्स का 65 और वाई का 50, ठीक है, ठीक है। एक्स का 65% प्रॉफिट था बेटा, बटे 100, बटे 100 बराबर इनकम, इनकम का अनुपात दे रहा 3:4, तो इनकम एक्स की 3x मान लो, 3p मान लो, बटे एक्सपेंडिचर का पूछा गया है, एक्सपेंडिचर का पूछा गया है ना। और इधर क्या होता है +1, +1, यही तो होता है रिजल्ट। अरे इसी से तो सॉल्व, ये क्या है बेटा, मैंने डायरेक्टली, आप प्रॉफिट देखो समझ नहीं रहे हो तो मैं पूरा भी लिखा सकता हूं। प्रॉफिट बराबर होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इंटू 100। मैंने 100 को नीचे भेज दिया, ठीक है, अब 100 को नीचे भेज दिया। इनकम दे रहा था 3 और 4 है दोनों की, तो भैया एक्स कंपनी की 3p मान ली, इसको 4p मान लिया, 3p माइनस का एक्सपेंडिचर पता नहीं मुझे, है ना। अब भाग दिया इनकम का इसमें, इसमें भाग दोगे p बटे 100, 3p बटे E1, E1 में भाग दोगे माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 इधर पहुंचाओगे प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना। सब जान लिया, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे। देखो ध्यान से, ये तो आ गया बेटा, क्या आ गया, पूछा क्या है अनुपात व्यय का। तो सॉल्व करोगे 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, तो 20 से कम 20 और 13 33 बटे 20, 33 बटे 20 व्यय का अनुपात पूछा गया है, ठीक है। 33 बटे 20 बराबर 3p बटे E1, 3 से कट जाएगा बेटा 11 बार, है ना। तो आप E1 निकालोगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20p बटे 11 आ जाएगा। तो एक्स कंपनी का खर्चा कितना आ गया 20p/11, 20p/11 आ गया। इसी तरह वाई कंपनी का निकाल दो, वाई कंपनी का निकाल दो बेटा, वाई कंपनी का भी आप निकालोगे, तो कंपनी वाई का खर्चा निकाल दो। फॉर्मूला पूरा लिख के बता दे रहा हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कितना प्रॉफिट था आपका 55, कितना प्रॉफिट था भाई 2000 में, 2000 में है 50, है ना। वाई कंपनी का कितना है बच्चा 50, ठीक है। तो प्रॉफिट है 50, इनकम, इनकम कितनी है बेटा, इनकम क्या है 4p, कितनी है बेटा 4p माइनस एक्सपेंडिचर 2, एक्सपेंडिचर 2 इंटू 100, 100 नीचे जाएगा, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, तो ये 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। तो 4p बटे इनकम 2 माइनस इनकम 2 बटे इनकम 2, दोनों का भाग दे दिया, 1 से कट गया एक बार, एक माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब एक को इधर लाके प्लस करोगे आधा में जब एक जोड़ोगे 1.5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, एक इधर आएगा तो 1/2 में जुड़ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, बराबर 4p बटे इनकम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो क्या आएगा, इनकम 2 बराबर 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूनी 8p बटे ये 3 है ना, तो 3 आ जाएगा। तो ये आ गया वाई कंपनी का। तो एक्स कंपनी का 20p बटे 11 आया खर्चा, वाई कंपनी का 8p बटे 3 आया खर्चा। पूछा क्या गया है बेटा, दोनों का तो उनके व्यय का अनुपात, तो भैया व्यय का अनुपात यानी कि E1 अनुपात E2 कितना है 20p बटे 11, 20p बटे 11 अनुपात 8p बटे 3। सॉल्व कर ले भाई, तो p से p खत्म हो गया, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दिया 15, 11 दूनी 22, तो 15:22 इनका खर्चे का अनुपात आया। क्या आपको बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए, क्या आपको बात समझ में आ गई कि नहीं, एक बार सभी लोग बताओ। 15:22 इनके खर्चे का अनुपात आ गया, आपको बात समझ में आई कि नहीं। जो बच्चे
अब इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। होगा क्या उससे मैं आपको बता देता हूँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या क्या बेनिफिट है इस चैनल से जुड़ने से आपको। ठीक है, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, है ना। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, है ना। हर एक चीज को हम लोग एकदम सीक्वेंस वाइज लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर, सीक्वेंस वाइज लेकर आ रहे हैं। कैसे सर? सब्सक्राइब कर देना है, जिससे देखो सीक्वेंस वाइज मतलब अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 69 से लेके 68, 67, 66, 65 यहाँ तक आपको और आगे तक जितने भी डीआई के क्वेश्चन आए हुए हैं सारे सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे, सारे सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जीएस के पेपर और भी है। इसी तरह यूपी स्टेट की बात करूं तो यूपी पीसीएस का, है ना, 23 का सेट पूरा, 22 का, 21 का, 20 का, 19 का, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। और बहुत ही सीक्वेंस वाइज तरीके से आपको सारी चीजें इस चैनल पर मिलेंगी। और भी क्लासेस, डेली करंट अफेयर क्लास आपको यहाँ मिलेगी, डेली कोई करंट न्यूज है उसका अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा, राइट। तो सारी चीजें आपको यहाँ मिल रही हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए हैं तो कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। ठीक है, चलिए करते रहिए, और वीडियो पसंद आए, है ना, तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1996 में एक्स तथा वाई दोनों कंपनियों का व्यय बराबर था। इस बार खर्चा बराबर कर दिया बेटा। कंपनियों की कुल आय, दोनों कंपनी की कुल आय 1996 में 342 करोड़ थी बेटा। दोनों कंपनियों की कुल इनकम थी बेटा, एक्स और वाई की कुल इनकम मानू मैं, इनकम जो थी ना वो 342 करोड़ थी बेटा, 342 करोड़। तो 1996 में उन दोनों कंपनियों को कुल प्रॉफिट कितना था, कुल प्रॉफिट पूछा गया है। तो वही चीज है बेटा, आपको देखा व्यय बराबर है, तरीका वो है। इन 1996 की बात हो रही है, इन 1996 पहले एक्स कंपनी की बात करेंगे, हम लोग एक्स कंपनी की बात करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है एक्स का? एक्स का प्रॉफिट है बेटा 96 में 40 और वाई का है 45, ध्यान रखना। ठीक है, एक्स का प्रॉफिट कितना है बेटा 40%, बराबर इनकम दोनों का खर्चा बराबर है, इनकम नहीं है तो इनकम I1 माइनस खर्चा बराबर है ई रखो इंटू 100, है ना, यहां रख दिया। सॉल्व करोगे तो 100 नीचे जाएगा, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2/5 बराबर I1/E माइनस E/E। यही तो होगा, आई ई का भाग दूंगा तुम्हें, इसमें दे दिया, इसमें दे दिया, इससे कट गया एक बार। माइनस का एक जब उधर जाएगा प्लस का एक हो जाएगा बेटा, प्लस का एक हो जाएगा। तो इनकम बटे एक्सपेंडिचर। ई क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि ई में एक्स कंपनी का और वाई कंपनी का दोनों का खर्चा बराबर है, खर्चा बराबर है, इसलिए मैं ई लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। तो भैया जोड़ोगे 5 से कम 5 हो तो 7/5, 7/5 बराबर I1/E। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इनकम, क्योंकि दोनों का टोटल दे रहा है। तो इनकम आएगी एक्स कंपनी की बेटा 7E/5। ये एक्स कंपनी की इनकम आ गई I1, किसकी? एक्स की। ऐसे ही वाई कंपनी की निकाल दो बेटा, किसकी? कंपनी वाई की। वाई का प्रॉफिट कितना परसेंट था बेटा? वाई का प्रॉफिट था 1996 में 45%, 45% था बेटा। तो 45 बराबर इनकम 2 और एक्सपेंडिचर तो बराबर है बेटा, इंटू 100 होता है, मैं डायरेक्ट यहां ले आ रहा हूं, जगह कम है। इंटू 100 होता है, नीचे आता है ना, नीचे आता है, तो मैं डायरेक्टली यहां ले आया। ठीक है, 5 से 9 बार कट जाएगा बेटा, और 5 से कटेगा 20 बार, 9/20। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, समझिएगा कैसे। इनकम 2 में एक्सपेंडिचर का भाग दिया, ठीक है सर, ठीक है। इनकम में इनकम का भाग दूंगा, माइनस का एक होगा, ऐसे माइनस का एक होगा, उधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? ऐसे ही प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां मैं प्लस कर दूं एक, 20 से कम 20 हो, 29/20 हो जाएगा, 29/20 क्या हो जाएगा? इनकम 2/एक्सपेंडिचर, है ना, दिख रहा है, कट तो दिख रहा। ठीक है सर, तो हमें चाहिए क्या? इनकम 2 चाहिए बेटा। तो इनकम 2 कितनी हो जाएगी? 29/20E। तो अब दोनों को जोड़ लो, इनकम 1 और इनकम 2 को जोड़ोगे
तो 342 करोड़ आना चाहिए। इनकम वन और इनकम टू को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 342 करोड़ आना चाहिए। इनकम वन कितनी है 7E/5, 7E/5। इनकम टू कितनी है बेटा 29E/20, कितनी है 29E/20, ठीक है 29E/20। टोटल कितना है 342 करोड़। सॉल्व करोगे 20 आएगा एलसीएम, 5 चौके 20, 4 सत्ता 28 प्लस 29E बराबर 342। जोड़ दोगे 29 दूनी 58, 57 आएगा, ठीक है 57 आएगा बराबर 342 में गुणा होगा 20 का। सॉल्यूशन कर लो बेटा, कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हो, अदरवाइज 5 से कट जाएगा 6 बार। ई बराबर आएगा 120 करोड़। ई क्या थी बेटा, ई क्या थी बेटा, एक कोई एक्स कंपनी का भी खर्च 120 करोड़ है, वाई का खर्च भी 120 करोड़ है। क्यों, दोनों का खर्चा बराबर दे रहा है सवाल में। तो अगर मैं दोनों कंपनियों का खर्चा मिलाऊं तो एक्स का खर्चा, एक्स का एक्सपेंडिचर जो है वो भी 120 करोड़ है और वाई का भी इसके ही बराबर था तो 120 करोड़ है बेटा। दोनों का मिला के खर्चा हो गया 240 करोड़। एक्स और वाई का जो खर्चा हुआ, खर्चा वो कितना आया 240 करोड़ आ गया, 240 करोड़। पूछा क्या गया है आपसे कि दोनों कंपनियों का कुल प्रॉफिट होता क्या है सर। सर कुल प्रॉफिट होता क्या है, टोटल प्रॉफिट रुपए में पूछा है तो भैया टोटल प्रॉफिट होता है कुल इनकम में से, कुल इनकम में से कुल खर्चा घटा दूं, एक्सपेंडिचर घटा दूं तो प्रॉफिट निकल आएगा। कुल इनकम कितनी दे रहा था 342 करोड़ रुपए, 342 करोड़ रुपए। कुल खर्चा कितना आया है 120 और 120 240 करोड़ रुपए। तो टोटल कितना आ जाएगा, तो 2 4 में से 4 गया 0, 3 तो 102 करोड़ रुपए का कुल फायदा बेटा, कुल फायदा आ जाएगा, यही आंसर होगा। 102 करोड़ रुपए का कुल फायदा आ जाएगा, यही आंसर होगा। बोलो भाई फटाफट से हाँ या ना। 142 करोड़ रुपए, ठीक है जी। समझ आया कि नहीं आया बताइए, इज दैट क्लियर और नॉट, समझ आया। अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्ष 1998 में एक्स कंपनी का व्यय 200 करोड़ रुपए था। 1998 की बात करी जा रही है, एक्स कंपनी का जो व्यय है 200 करोड़ था। एक्स कंपनी की 1998 में इनकम उसके वर्ष 2001 में किए गए व्यय के बराबर है। तो वर्ष 2001 में एक्स कंपनी की इनकम ज्ञात करिए, ठीक है, ठीक है व्यय दे रहा है तो इनकम यहां से पहले 1998 की इनकम निकाल लो। देखो प्रॉफिट तो दे ही रहा है सारणी में, है ना। हमें फॉर्मूले में किस चीज की जरूरत होती है, इन 1998 की बात हो रही है, इन 1998। अगर मैं एक्स कंपनी की बात करता हूं, कंपनी एक्स की बात करता हूं बेटा, तो मैं शॉर्ट में लैंग्वेज लिख रहा हूं, आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं प्रॉपर, है ना। कंपनी एक्स की तो हमें फॉर्मूले में किस किस चीज की जरूरत होती है, प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बटे एक्सपेंडिचर इंटू 100, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है, 200 करोड़ दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है सारणी में, तो इनकम निकल आएगा, तो 1998 का इनकम निकल आएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, एक्स कंपनी की 1998 की जो इनकम निकल के आएगी वो 2000 के खर्चे के बराबर होगी। तो यहां से 2000 का खर्चा मालूम पड़ जाएगा इनकम के जरिए, और खर्चा मालूम पड़ जाएगा तो 2001 का इनकम भी मालूम पड़ जाएगा, है ना। 2 बार चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। डबल मेहनत करवाना चाह रहा है तुमसे, भैया बड़ा बदमाश है, डबल मेहनत कराइए, हर सवाल में करवाइए, ठीक है। चलो, तो 1998 में एक्स कंपनी का प्रॉफिट है कितना, दोनों बार एक्स कंपनी है ना, ठीक है। तो 1998 में एक्स कंपनी का प्रॉफिट है कितना, एक्स कंपनी का प्रॉफिट 1998 में है बेटा 55%। कितना है 55%, ठीक है 55% है बेटा, ठीक है। तो 55% है, 55, ये 100 नीचे आ जाएगा,
बराबर इनकम पता नहीं, इनकम निकल आएगी यहां से, खर्चा दे रहा है 200 करोड़ रुपए, 200 CR, राइट। तो 100 से ये कट जाएगा 200 बार, ऐसे कर लो, या जैसे मैं करता आ रहा हूं वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 55 दूनी 110 बराबर इनकम माइनस का 200, कट गया इसलिए काट दिया मैंने। तो इनकम कितनी निकल के आ जाएगी यहां से, 310 करोड़ रुपए, 310 करोड़ रुपए आ जाएगी एक्स कंपनी की इनकम 1998 में। तो बेटा एक बात बोली गई है कि एक्स कंपनी की 1998 की इनकम बराबर है 2001 में व्यय के। आप लिख सकते हो कि एक्स कंपनी का 1998 का आय बराबर है एक्स कंपनी के 2001 के व्यय के। तो यहां से 2001 की बात करी जाएगी, 2001 की कंपनी वही होगी एक्स, है ना। तो इसका खर्चा कितना आ जाएगा, क्योंकि खर्चा जो आएगा एक्सपेंडिचर वो 310 करोड़ रुपए ही आएगा। क्यों सर, क्योंकि यहां बोला गया है 1998 में जो एक्स ने कमाया 2001 में उतना खर्चा कर दिया था भाई ने। खर्चा जितना तुम कमा रहे हो ना 2000 में, 1998 में, उतना हम 2001 में खर्चा कर देते हैं। कमाई तो बहुत होगी हमारी, तो यहां से कमाई निकालनी पड़ेगी। तो 2001 में वही फॉर्मूला बेटा रखना है, यही फॉर्मूला। 2001 में एक्स कंपनी की कमाई कितनी है बेटा, प्रॉफिट कितना है, तो एक्स कंपनी का प्रॉफिट है 50% बेटा, 50% है बेटा, कितना है 50%। तो आप निकालोगे 50% बराबर इनकम कितनी है, पूछा गया है 2001 में एक्स कंपनी की इनकम। ये मत मान लेना ये तो 1998 की इनकम निकल के आई है, 1998 की इनकम निकल के आई है जो कि बराबर है 2001 के खर्चे के, है ना। तो इनकम पूछा गया है आपसे, माइनस खर्चा आ गया 310 करोड़ रुपए, बराबर है बेटा 310 करोड़ रुपए बट्टे 310 करोड़ बट्टा कितना 310 करोड़ इनटू क्या आएगा 100। ये 100 नीचे जाएगा, 50/100 बराबर हो जाएगा इनकम, कट जाएगा क्या 1/2, रहने दो ठीक है, कर दो डायरेक्टली, देखो कैसे 1/2 आ जाएगा, ये 50 से कट जाएगा 2 बार, ठीक है 1/2 आ जाएगा। तो इनकम माइनस का 310/310 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या है केवल एक, ऊपर क्या है केवल एक बार कटा है, 310 में एक का गुणा करोगे तो 310 आएगा, 2 में आई का गुणा करोगे 2i, माइनस 310 में गुणा करोगे 620, है ना। अब सॉल्व कर ले बेटा, सॉल्व कर ले कि 620 310 में आके जुड़ेगा तो 602 600 300 900 930 हो जाएगा बेटा, 930। और किसके बराबर, दो इनकम के बराबर, 2i के बराबर, 2i बराबर 930 करोड़ रुपए, 930 करोड़ रुपए। तो पूछा क्या गया है इनकम, इनकम कितनी आ जाएगी, इसका आधा करोगे 930/2 तो आप कहेंगे 415 करोड़ रुपए, 415 नहीं 465 करोड़ रुपए, 465 करोड़ रुपए बेटा सन 2001 में एक्स कंपनी की इनकम निकल के आएगी 415 करोड़ रुपए। बताओ मुझे 65 करोड़ रुपए, 465 करोड़ रुपए निकल के आएगी, मुझे बताओ एक बार समझ में आई बात की नहीं आई, समझ में आई बात की नहीं, एक बार बता दो आप सभी लोग, राइट, हाँ या ना, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये देखो अब इसमें 2 सेट हो पाया 1 घंटे में, क्योंकि देखो मैंने लैंग्वेज भी नहीं लिखाया, आपको बताता क्या कैसे कैसे लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज लिखाता तो और लंबा क्लास हो जाता, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने 2 सेट का सॉल्यूशन करा दिया है, आज चारों सेट कराने हैं, बट टाइम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो में ये 2 सेट का सॉल्यूशन हो गया, इसे हम पार्ट 1 नाम दे देते हैं, पार्ट 1, ठीक है ना। इसके अगला वीडियो ले आऊंगा जिसमें अगले 2 सेट आपके होंगे, अगले 2 सेट आप लोगों के होंगे, ठीक है। इसमें अगले 2 सेट आप लोगों के लिए करा दूंगा, जिसमें अगले प्रश्न आपको करा दूंगा। तो ये 2 सेट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे बाकी क्लासेस का अपडेट मिलता रहेगा।
पीडीएफ के लिए आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सर्च करिए, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ने से आपको सभी क्लासेस का पीडीएफ, क्वेश्चंस पीडीएफ, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्लास का लिंक मिल जाया करेगा, डेली अपडेट मिलता रहेगा, करंट अफेयर वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अपडेट होती रहती हैं, क्विज वगैरह सारी चीजें, राइट। तो रेगुलर आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। इसका अगला पार्ट 2 सेट रह गए आप लोगों के, 2 सेट रह गए उसके साथ, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।